स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th है हमारी। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। इसमें से भी आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 3 चैप्टर से 6 मार्क्स के जो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी को हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 25 मिनट के इस महा एपिसोड में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हिंदी में समझाऊंगा और इंग्लिश में एक सेंटेंस फॉर्मेशन जो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि आपके टर्म 2 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आपको इसके आंसर लिखने भी आते होंगे, लेकिन एक अच्छा आंसर कैसे लिखें जिसमें आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या हो सकते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ समझिए। तो देखो, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो कि एक प्रजातंत्र एक लोकतंत्र को सफल बनाती है। इसका अर्थ होता है कि एक पुरुष या फिर एक स्त्री स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होने चाहिए, जैसे कि उन्हें लिखने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें कार्य करने की आजादी होनी चाहिए। वो चाहे ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, बोलने की कलात्मक ये जो स्वतंत्रता है ऐसी स्वतंत्रता उन्हें होनी चाहिए। यानी कि इन सभी स्वतंत्रताओं में राज्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो ये हो गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ। अब देखो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो जब हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध देखो लगाना तो आसान होता है, क्योंकि ये आपातकालीन जो समाधान है वो जरूरी है। लेकिन कई बार सिर्फ और सिर्फ ये तत्कालीन मांगों के लिए ही अच्छा होते हैं। अगर इसके हम दूरगामी संभावना को देखते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होती है, क्योंकि जब हम प्रतिबंध लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारी एक आदत सी बन जाती है। ठीक है, तो जब भी प्रतिबंध लगाएं तो हमें ये देखना होगा कि जो हानि है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हानि ज्यादा है तो आप स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब देखो समुचित प्रतिबंध क्या क्या हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कई अनुच्छेदों में जो प्रतिबंधों से संबंधित तथ्य वो प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, जो कि संसद और विधानमंडल की जो कार्यवाही है उसके बारे में लोगों को बता सकता है कि आज ये इस बात पे चर्चा हुई, आज इसने ये बोला, आज इसने ये कहा। लेकिन इस पर प्रतिबंध भी जरूरी है, जैसे मीडिया जो है वो अश्लील और कुछ ऐसी विघटन का आदि जो बात है वो ना फैलाएं जिससे देश जो है वो टूट जाए, ऐसी बातें नहीं फैलाएं। और भी कई आधार हैं। देखो एक पर्टिकुलर बच्चे, एक जो व्यक्ति है, एक संस्था है, मीडिया है, कोई भी है, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है। सबसे पहला, अगर आप देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बोलते हैं तो बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यदि आप शिष्टाचार और सदाचार के हितों के खिलाफ बोलते हैं तो भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा से संबंधित विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको आप गलत कहते हैं या अफवाहें फैलाते हैं तो भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसके बाद है लोक व्यवस्था या फिर जो न्यायालय है उसके द्वारा जो आपको कोई सजा दी गई उसकी आप अवमानना करते हैं तो इस बात पर भी आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, इस पर समुचित प्रतिबंध क्या होते हैं, ये समझ सकते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है फिल्म निर्माता दीपा मेहता। ये जो थी वो काशी में विविधताओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी और ये फिल्म उन विविधताओं की व्यथा को खोजना चाहती थी। लेकिन राजनीति के एक हिस्से के द्वारा इसके निर्माण एवं प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि उन्हें लगता था इससे जो भारत है उसको बुरी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और ये भी डर था कि ये फिल्म जो है वो विदेशी जो दर्शक है, विदेशी जो ट्रेवलर्स हैं, उनके मनोरंजन के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन काशी नगरी जो है उसकी बदनामी होगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब समझिए इसे इंग्लिश में। व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? व्हाट इज इन योर ओपिनियन वुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, restrictions on freedom. The next, facts related to restrictions have been presented in many articles in Constitution. Your freedom of expression is curtailed on many grounds. उसके बाद जो फिल्म मेकर दीपा मेहता है उसके बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है समानता के आयाम। देखिए आयाम पूछे गए तो आयाम तीन प्रकार के होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो सबसे पहले सामाजिक आयाम क्या होता है समानता का? प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार प्राप्त हो और सभी को समान सुविधाएं मिल सके तो हम कहेंगे सामाजिक समानता है। जिस समाज में जन्म, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव ना किया जा रहा हो तो हम कहेंगे यहाँ पे सामाजिक समानता व्याप्त है। ठीक है। फिर है तीसरा, विभिन्न समूह जो हैं और जो समुदाय के लोग हैं उनके पास संसाधनों तक पहुंचने के लिए अवसर होने चाहिए। ठीक है। समाज में पर्याप्त जो सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार, न्यूनतम वेतन, ऐसी जो कुछ आवश्यक जो चीजें हैं जिन्हें जरूरी माना गया है। ठीक है। तो राज्य क्या करे, इनको लोगों को प्रोवाइड कराए। हालांकि जो है अब इसकी मान्यता कम होती जा रही है। ठीक है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि कई जगह जो लोग हैं वो एक तरीके से अब विकसित हो गए हैं तो वहां पे इस चीज की जरूरत नहीं है। उदाहरण भारत में अगर हम देखें तो कई जगह पर महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जिन्हें उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से भी रोका जाता है। तो ये है सामाजिक समानता। दूसरी समानता है यहाँ पे हमारी राजनीतिक। राजनीतिक समानता क्या कहती है? राजनीतिक समानता लोकतंत्र की आधारशिला है। बिल्कुल। लोकतंत्र में क्या होता है? सदस्यों को नागरिकता प्रदान करने के साथ ही साथ व्यक्ति को मतदान करने का, कहीं पे भी आने जाने का, संगठन बनाने का, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ धार्मिक विश्वास की आजादी मिल जाती है तथा उनको उनके साथ जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। तो जब आप नागरिकता देते एक बंदे को तो आप बहुत सारी जो स्वतंत्रता है उसे प्राप्त करवा देते हैं। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करना है जिससे दूर करके बिना जो जिससे बिना दूर किए हुए जो लोग हैं वो सरकार तक अपनी बात नहीं रख सकते हैं और जो उपलब्ध संसाधन है उनका भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें उन्हें हटाना है। ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी है आर्थिक समानता। ये क्या होती है? तो किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय, समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो। तो ये होता है आर्थिक समानता। अब देखो सरकार क्या कर सकती है? ये सुनिश्चित कर सकती है कि जो बेरोजगारी है वो बिल्कुल भी ना फैले। लोगों को अपनी रुचि के अनुसार व योग्यता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। लोग जो है वो देश में उद्योग धंधों को चलाने की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आर्थिक असमान जो व्यक्ति हैं उन्हें और जो वर्ग हैं उनके बीच में धन दौलत और आमदनी में जो भिन्नता पैदा हुई है उसे हम लोगों को अवसर प्रदान करके जिससे वो अपना विकास कर सके उसके द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? कौन कौन सी समानताएं होंगी? सामाजिक समानता हो गई, राजनीतिक और आर्थिक। अब समझिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ क्वालिटीज। तो क्वालिटीज के क्या क्या डायमेंशंस हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे सोशल इक्वेलिटी। सोशल इक्वेलिटी के बारे में ये सारे पॉइंट्स आप यहां से लिख देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे आप पॉलिटिकल इक्वेलिटी। अब इसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देन लास्ट है इकोनॉमिक इक्वेलिटी। तो इस तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। चलिए आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीकों की विवेचना कीजिए। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है? तो सबसे पहला है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। तो देखो हम सभी मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते हम हमारे सामने हमारे शरीर में कुछ चारित्रिक विशेषताएं भी होती हैं, अतः वे समान अधिकार के, समान बर्ताव के अधिकारी। जितने मनुष्य हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें जो अधिकार एक व्यक्ति को वही अधिकार दूसरे व्यक्ति को भी मिले और एक समान बर्ताव के अधिकारी हैं। इसके तहत ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को आवश्यक जो जैसे अधिकार में जैसे जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति के अधिकार है, ये इसमें सम्मिलित है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों का उपभोग करके सामाजिक अधिकार तथा मताधिकार लोगों जैसे राजनीतिक अधिकार भी इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन देखो आपको क्या लिखना है? समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। तो आप चाहें तो ये 2 पॉइंट इसमें ना भी लिखें। ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके लिए लिखना मैंडेटरी, जैसे कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाए। उन्हें एक काम और क्रियाकलाप के आधार पर ही जांचा जाना चाहिए, ना कि इस आधार पर
कि वे किस समुदाय के हैं। जैसे कि एक पत्थर तोड़ने वाला बंदा है, एक पिज्जा बांटने वाला बंदा है, तो दोनों का ही काम जो है उनके कौशल और उनकी मेहनत के आधार पे अलग है, तो अलग अलग उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाना चाहिए। अब मान लो स्कूल में कोई पुरुष शिक्षक है, कोई महिला शिक्षक है, तो पुरुष को जो वो 10 रुपए दिए जाते हैं, महिला शिक्षक को 9 रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज अनुचित है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज के लिए, एक ही काम के लिए बस इस आधार पे कि उसका लिंग अलग है, इस आधार पे उसे आप पैसा कम दे रहे हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, तो समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। दूसरा देखते हैं समानुपातिक न्याय। इसका क्या अर्थ होता है? तो किसी विशेष स्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ समान बर्ताव करना गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उदाहरण समझिए। मान लीजिए परीक्षा में 10 बच्चे हैं। इन 10 बच्चों को अगर आप 40 में से 35-35 मार्क्स दे देते हैं तो ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मेहनत के आधार पे, उसकी कार्य कौशल के आधार पे अंक मिलने चाहिए, तभी ये न्याय होगा। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव का सिद्धांत समानुपातिकता, यानी कि देखिए जो समाज में जो न्याय का समान बर्ताव का सिद्धांत है, यानी कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत, ये तभी अच्छे से काम कर सकता है अगर इसका संतुलन समानुपातिक न्याय से जुड़ जाएगा। अब देखो, किसी भी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते ही अलग अलग पारिश्रमिक निर्धारण करना ही उचित और न्याय संगत होगा। मान लीजिए एक बंदा जो है वो पिज्जा की क्या करता है, डिलीवरी करता है, और एक बंदा जो वो खदान में खदानें जो होती हैं वहां पे काम करता है। तो पिज्जा वाले को अगर 10 रुपए मिलते हैं, अगर खदान वाले को 9 रुपए मिले, तो इसमें कोई डर नहीं है। ठीक है, या इसको 15 भी मिलते तो इसमें कोई अनुचित नहीं है। क्यों? क्योंकि खदान में जान का खतरा होता है, पिज्जे में क्या है, आप जाके जो है वो कहीं भी डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन खदानों में आपकी जान जाने का खतरा है। तो खतरे, संभावित खतरे को लेकर भी आपको जो है वो कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ये सबसे अलग है। देखो, पारिश्रमिक और कर्तव्यों का वितरण जब आप कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए, कुछ लोग जो है समान रूप से विशेष जरूरतों वाले लोग भी होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, यह समान बर्ताव के सिद्धांत का विस्तार है, क्योंकि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के सिद्धांत में ये कहा गया है कि कुछ लोग जो महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो विकलांग है, अब विकलांग है तो कुछ खास मामलों में उसके साथ हमें थोड़ा असमान व्यवहार करना होगा लोगों से, यानी कि थोड़ा अच्छा व्यवहार करना होगा, जिससे कि विशेष सहायता के योग्य उसे बनाया जा सके। संविधान में जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में, सरकारी जो सरकारी संस्थान है उसमें दाखिले के लिए एक आरक्षण का सिद्धांत भी इसमें लाया गया है। तो ये सारे सिद्धांत हैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के। सबसे पहला क्या है? समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, फिर है समानुपातिक न्याय, और थर्ड है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब समझिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आएगा, डिस्कस द मेथड ऑफ स्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, उसके बाद प्रोपोर्शनल जस्टिस, देन लास्ट स्पेशल केयर ऑफ स्पेशल नीड्स। तो वो क्या मेथड है जिससे आप स्टेब्लिश कर सकते हैं सोशल जस्टिस को? सबसे पहले क्या लिख देंगे? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, प्रोपोर्शनल जस्टिस, सोशल केयर ऑफ स्पेशल नीड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, स्वतंत्रता के आयाम। तो आयाम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। तो सबसे पहले सकारात्मक देखिए, इसे आप एक उदाहरण के तहत भी समझ सकते हैं। कैसे? कि इस स्वतंत्रता का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की जो प्रकृति है उस स्थिति से संबंधित है। कैसे? व्यक्ति जो है वो एक पुष्प की तरह होता है, और मिट्टी यदि उसे उपजाऊ मिल जाए, सूरज की रोशनी मिल जाए, पर्याप्त पानी मिल जाए और नियमित देखभाल मिल जाए, तभी वो जो फूल है, जो पुष्प है, वो खिलता है। उसके बाद इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में, यानी कि राज्य जो है उसे अधिक अधिकार इसमें दिए जाते हैं। उसके अनुसार इसमें व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राज्य जो है वो व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करता है, यानी कि राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप करता है व्यक्तियों को उनके विकास करने के लिए, एक अच्छा धरातल प्रोवाइड करने के लिए। व्यक्ति के पास अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भौतिक संसाधन जो है वो उपलब्ध होने चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है केवल और केवल सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है।
जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, इन सभी के विकास के लिए शिक्षा और एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी जो अन्य अवसर हैं, उन तक व्यक्ति की पहुंच को बनाना है किसे? राज्य के द्वारा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के आयामों में जो सकारात्मकता वाला आयाम है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो अगला आता है नकारात्मक आयाम। ठीक है, तो नकारात्मक आयाम भी समझ लेते हैं एक बार। नीचे आ जा भाई। हाँ देखो, नकारात्मक क्या होता है? इसमें इस स्वतंत्रता से अभिप्राय होता है मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो, कोई भी अभाव ना हो। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इसके जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं राज्य को इसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उसके अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक रूप से वो जो बंदा है वो स्वतंत्र होना चाहिए जिससे वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। समाज हित के लिए सामाजिक नियमों और आचरणों के द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता। ये तो एक डेफिनेशन हो गई स्वतंत्रता की। ठीक है, तो उसे आप छोड़िए। तो आपको सिंपल से ये पॉइंट्स याद रखने नॉर्मल से। सकारात्मक स्वतंत्रता के आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे और नकारात्मक स्वतंत्रता के ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूं। तो इंग्लिश में देखिए आपका क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से बनेगा। डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले पॉजिटिव फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो एक नेगेटिव फ्रीडम होती है, इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करनी है। समझ गए आप सभी क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 है हमारा समानता के आयाम। देखो अभी तक समानता के जो प्रकार थे वो हमने देखे थे। अब बात हो रही है इसके आयाम की। ठीक है, तो देखो कौन कौन से आयाम होते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका वो अगेन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। हम देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर सबसे आखिरी है। हाँ, ये रहा सबसे आखिरी प्रश्न है आपका, न्याय के विभिन्न आयाम। तो न्याय के कौन कौन से आयाम होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं। तो सबसे पहला आयाम देखिए, राजनीतिक। न्याय का सबसे पहला आयाम क्या है हमारा? राजनीतिक। इस आयाम से क्या मतलब है? राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना, यानी कि सभी व्यक्ति जो है वो समान रूप से राजनीतिक जो अधिकार हैं उनका प्रयोग कर सकें। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सहभागिता के लिए बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या करते हैं, ये राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ ये अधिकार क्या करते हैं, लोगों की स्वतंत्र और निष्पक्ष सहभागिता को बढ़ाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। अगर राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति की हम बात करें तो वो क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक कार्यक्षेत्रों में, सार्वजनिक जो कार्यक्षेत्र होते हैं वहां पे निर्वाचित होने के लिए जो अवसर की समानता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, राजनीतिक न्याय के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो सभी के सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय में ये सारी चीजें आप लिख देंगे। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की। इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित होते हैं? तो सभी मनुष्य समान हैं। सामाजिक न्याय है तो समाज से संबंधित होगा। सभी मनुष्य समान हैं, उनमें जाति, धर्म, लिंग व जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो तथा जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद है सभी प्रकार के सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना, यानी कि समाज में व्याप्त जितनी भी विषमताएं हैं उन सभी को समाप्त किया जाए तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, प्रत्येक है, ठीक है, प्रत्येक नागरिक जो है उसको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने जो लक्ष्य है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अवसर मिलने चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समान राजनीतिक अधिकार जो है उसका प्रावधान भी यहाँ पे किया जाए। तो सामाजिक न्याय में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए सामाजिक न्याय के अलावा अगले दो और हैं। एक है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या करता है?
सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों की ये सहायता करते हैं जो कार्य करने तथा अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम भी नहीं होते। देखो, उनकी सहायता तो करते ही हैं, जो व्यापार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं भी कर सकते उनके लिए भी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? मौलिक आवश्यकता: भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा की पूर्ति। ये सभी जो मुख्य आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ति करता है। ठीक है, साथ ही साथ यह एक समान कार्य करने के लिए, जो एक समान कार्य किया जा रहा है उसके लिए एक समान वेतन, ठीक है, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि के प्रावधान के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का आश्वासन दिया जाता है। तो यानी कि आर्थिक न्याय जो है वो एक व्यक्ति के लिए जीवन जीने का अवसर होता है। ठीक है, जो लोग कार्य करने में अक्षम है उन्हें भी जीविका अर्जित करवाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा की पूर्ति करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक अवसर, संसाधनों की उचित वितरण, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद आ जाता है विधिक न्याय। अब ये विधिक न्याय क्या होता है? यह न्याय की एक संकीर्ण मतलब ये जो न्याय है वो एक संकीर्ण न्याय होता है। कैसा न्याय? इसमें समाज में विधिक प्रयोग के रूप में विद्वान है। कैसे? देखो, इसमें जो बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ, किसकी बात करें हम? कोर्ट ऑफ लॉ, इसकी व्याख्या करता है तथा जो भी विवाद में सम्मिलित होता है उन विवादियों को, वादी नहीं, विवादियों के पक्ष और विपक्ष को सुना जाता है और इसी के बाद एक अधिनियत करता किया जाता है कि ये जो व्यक्ति वो जो इसने अपराध किया है या नहीं किया है। यहाँ पर जो है वो न्याय विधि न्यायालय के द्वारा प्रशासित होती है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोर्ट ऑफ लॉ विधि के द्वारा ही उसके जो अपराध होते हैं उसे देखा जाता है। अगर लगता है कि अपराध सही है, यानी कि अपराध जो इसने किया है, तो उसे सजा दी जाती है, अगर नहीं किया है तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है विधिक न्याय। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप यहाँ से दोबारा से देख सकते हैं। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय क्या है? और उसके बाद विधिक न्याय क्या है? ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए यहाँ पे अच्छे से। अब समझ लीजिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में समझेंगे, डिस्कस द डिफरेंस डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। तो कौन कौन से डायमेंशंस हैं? सबसे पहले पॉलिटिकल जस्टिस, सेकंड है सोशल जस्टिस, थर्ड है इकोनॉमिक जस्टिस, फोर्थ है लीगल जस्टिस। अब देखिए दोबारा से एक बार देख लीजिए कौन कौन से डायमेंशंस हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल, सेकंड है सोशल, थर्ड है इकोनॉमिक, फोर्थ है लीगल। इस तरीके से कंप्लीट हो गया आपका ये। चलिए आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता रखे हैं वो सभी मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप जो अच्छे से समझ सकें। पहला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और आपकी राय में इस पर समुचित प्रतिबंध क्या क्या हो सकता है? तो अर्थ बताएंगे, प्रतिबंध बताएंगे और किस किस आधार पर लगाया जा सकता है ये बताएंगे। इंग्लिश में आएगा, व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, व्हाट इन योर ओपिनियन वुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिज फ्रीडम। तो सबसे पहले मीनिंग बताएंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम क्या क्या ये बता देंगे। फैक्ट्स रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्रेजेंटेड इन मैनी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज फिल्टर्ड ऑन मैनी ग्राउंड्स। उसके बाद जो फिल्म मेकर दीपा मेहता थी उसका एग्जाम्पल। देन सेकेंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता समानता, समानता के कौन कौन आयाम होते हैं? ठीक है, तो राजनीतिक आयाम क्या है? सॉरी एक सेकेंड, सामाजिक आयाम। बेसिकली क्या है? यह है सामाजिक आयाम, फिर है राजनीतिक समानता, उसके बाद है आर्थिक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। तो क्या क्या हो जाएंगे? सोशल इक्वालिटी है, उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी है, देन इकोनॉमिक इक्वालिटी है। ठीक है, थर्ड था सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीके। तो सबसे पहले क्या था? समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, समानुपातिक न्याय, फिर विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। उसके बाद है डिस्कस द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, प्रोपोर्शनल जस्टिस, सोशल केयर ऑफ स्पेशल नीड्स। उसके बाद स्वतंत्रता के आयामों का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता के दो ही आयाम हैं, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और उसके बाद नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। उसके बाद इंग्लिश में आएगा डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले पॉजिटिव फ्रीडम क्या है, उसके बाद नेगेटिव फ्रीडम क्या है, सिंपल सा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको दोबारा से पूछ लिया गया था। ठीक है, इसे हम छोड़ते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा यहाँ पे, न्याय के
विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले राजनीतिक न्याय क्या था, सामाजिक न्याय क्या था, आर्थिक न्याय क्या था और विधिक न्याय क्या था, ये समझा दिया गया आपको। फिर डिस्कस द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और लीगल जस्टिस है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको और भी हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।